हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर जिसको हिंदी के हम अंदर कह सकते हैं वित्तीय लेखांकन। जिसका मतलब क्या होता है, जिसके फंक्शन क्या है, जिसकी लिमिटेशन क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मतलब क्या होता है, जो वित्तीय लेखांकन होता है उसका अर्थ क्या होता है। देखो, सरल भाषा के अंदर हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जिसके अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, हमें जो वित्तीय वर्ष है उसके अंदर कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, उसके बारे में बताता है। बैलेंस शीट जो है एक निश्चित तिथि के ऊपर हमारे पास कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व है, उसके बारे में बताती है। वित्तीय लेखांकन को किसी संस्था की वर्ष के अंत में लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, उनका वर्गीकरण करना, उनकी सारांश तैयार करना, कि जो कला होती है तो हम इसको विज्ञान के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ। देखो, ये साइंस है क्योंकि इसके अंदर हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे करते हैं। आर्ट होता है कि उस नॉलेज को हम किस तरह से यूज करते हैं। इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले हम जो डाटा होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद हम समरी बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हमें देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। एक निश्चित तिथि के ऊपर हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितने हमारे पास दायित्व हैं। देखो, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है कि हमें पता चले कि संस्था को लाभ हुआ है वित्तीय वर्ष के अंदर या हानि हुई है, और हमारी वित्तीय स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो देखो, यहाँ पे हम आय तथा व्यय का विवरण तथा आर्थिक चिट्ठा जो होता है दो करते हैं। दो मेन चीजें जो वित्तीय लेखांकन के अंदर करते हैं कि आय तथा व्यय का विवरण, फिर जिसके अंदर प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आय तथा व्यय विवरण, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह देते हैं, एक निश्चित अवधि या एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। तो ये हमें बताता है कि जो निश्चित वित्तीय वर्ष है उसके अंदर हमें कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि हुई है। आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो एक विशेष तिथि के ऊपर हमें बताता है कि कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कितनी हमारे पास लायबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, कि जो वित्तीय लेखांकन है इसके कार्य क्या है। फर्स्ट है सूचना का अभिलेखन। इसका मतलब है कि देखो, जो वित्तीय तत्व होते हैं जिनको हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनको ये अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता है। देखो, सभी व्यापारिक लेन देनों को मुंह जुबानी याद करना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। उनका जो है एक डेट वाइज हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो सभी व्यापारिक लेन देन को जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक्स, जिनको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं सहायक पुस्तकों में, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल के अलावा देखो, जैसे परचेज बुक है जिसके अंदर जो उधार पे माल खरीदा और बेचा, सॉरी, परचेज बुक जो होती है जो उधार पे हम माल खरीदते हैं उसको रिकॉर्ड करती है। बिक्री वही जो होती है जो उधार में हम चीजें सेल करते हैं उसको रिकॉर्ड करती है। सेल्स रिटर्न बुक वो होती है जो हमारी जो सेल रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न जो परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करती है। उसी तरह जो चीजें सब्सिडरी बुक्स में नहीं आती उनको जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह कैश बुक के अंदर जो ट्रांजैक्शन कैश के ऊपर होती है। तो इस तरह पहला काम जो है रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम जो इंफॉर्मेशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे तो जर्नल के अंदर करें चाहे हम उसको सब्सिडरी बुक्स के अंदर करें। फिर उसके बाद जो दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, कि जो हमारे पास डाटा है उसका वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि देखो, जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। अगर हमें किसी अकाउंट के बारे में, खाते के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें वहां से प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग जो है
खाते बनाए जाते हैं और एक जैसे खाते को एक जैसी जो इंफॉर्मेशन होती है, एक खाते के साथ जो संबंधित होती है, उसको उसी खाते के अंदर रखा जाता है ताकि उस खाते के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल सके। सूचना की वर्गीकरण का अर्थ है एक खाते से संबंधित लेन-देन को एक ही स्थान पर रखा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने लेना है या देना है, तो वो उसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये क्रिया जो होती है लेजर के अंदर की जाती है जिसे खाता बही कहा जाता है। विभिन्न जो मदें होती हैं उससे संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती हैं, एंट्रीज़ होती हैं उसको एक स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उन मुद्दों की सूचनाएँ विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत इकट्ठी की जा सके। जैसे कि हम अलग-अलग खाते बनाते हैं जो है जैसे कि वेतन का है, किराया है, ब्याज है, विज्ञापन है, इस तरह के कई जो होते हैं अकाउंट्स हम खोलते हैं। तो ये जो चीज़ें इन खातों के साथ रिलेट करती हैं, वहाँ पे इनका लेजर बनाया जाता है। तो बही में अलग-अलग शीर्षक के नाम से खोले जाते हैं। इन खातों से संबंधित जो प्रविष्टियाँ होती हैं, उनकी पोस्टिंग की जाती है, तो हमें उनके बारे में संपूर्ण सूचना जो है मिल जाती है। फिर ये देखो व्यवसाय से संबंधित लेन-देन जिनको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें अकाउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। कोई भी लेन-देन जो होता है मुद्रा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसे खाते में दर्ज नहीं किया जाता। देखो जब हम लेजर बना लेते हैं तो उसके बाद समरीज़ बनाई जाती हैं। बैलेंसेस जो होती हैं लेजर से उठाए जाते हैं, फिर उनके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की है वो अर्थमैटिकली सही है या नहीं है। तो यहाँ से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके बेसिस पे हम लाभ प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट जो होता है तैयार किया जाता है। फिर उसी तरह देखो जो वित्तीय जानकारी की जो व्याख्या होती है, लेखांकन जो सूचनाएँ होती हैं, इस ढंग से विश्लेषण किया जाता है। प्रबंधक जो होता है उसका निष्कर्ष निकालता है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है। क्योंकि देखो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कई लोगों के पास जाती है, सरकार को भी टैक्स देना होता है और जिन लोगों ने मैनेजमेंट को भी पता चलना चाहिए कि हमने बिज़नेस को जो चलाया था, उसका क्या रिज़ल्ट निकला। एम्प्लॉइज़ भी इस बात में जानने को उत्सुक होते हैं कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है। उसी तरह जो क्रेडिटर्स होते हैं, उनको भी इसकी वित्तीय पोज़ीशन के बारे में जानना होता है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी जानने को इच्छुक होते हैं कि हमारा जो पैसा है, उसका सही उपयोग हुआ नहीं या नहीं हुआ, हमें कितनी रिटर्न उसके ऊपर मिली है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब फ़ाइनेंशियल अकाउंट्स बन जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिज़ल्ट आते हैं, उनका जो आउटसाइड पार्टीज़ होती हैं, बाहरी पार्टीज़ होती हैं, उनको बताया जाता है और मतलब बताया जाता है कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है, हमारी एक पर्टिकुलर डेट पे फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन क्या है। देखो सूचना को अधिक विश्वसनीय बनाना भी ज़रूरी है, तो ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि सूचनाओं को ज़्यादा उपयोगी और विश्वसनीय बनाना होगा। तो इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, उसके तहत ये प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो ये इसके फंक्शन हैं। अब हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसकी लिमिटेशन क्या है? वित्तीय लेखांकन की सीमाएँ क्या है? देखो अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसकी जो प्रकृति है वो ऐतिहासिक है। इसका मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो एक विशेष समय अवधि में व्यवसाय में संपन्न हो चुकी है। तो जो भविष्य की अनिश्चितता होती है उसका कोई स्थान नहीं होता है। ये केवल ऐसी सूचनाएँ प्रदान करता है जो घट चुकी होती हैं। भविष्य में क्या घटेगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं देती। जैसे आज हम अपने व्यवसाय को बेचना चाहते हैं, तो आज हम जो है उसका मूल्य क्योंकि ये हमें मतलब क्योंकि यहाँ पे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जब हमारा वित्तीय वर्ष खत्म हो जाता है, उसके बाद जो होता है हमें उसके बारे में पता चलता है। तो आज हम उसका मूल्य भी नहीं लगा सकते। उसी तरह यहाँ पे देखो ये अ
संस्थान के बारे में ये हमें संपूर्ण जानकारी नहीं प्रदान करता। देखो यहाँ पे जो भी व्यक्ति है केवल कुल खर्चों और कुल प्राप्तियों के बारे में ही सूचना प्राप्त कर सकता है कि जिन चीज़ों को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, वो ही हमें पता चल सकता है। तो यहाँ पे हम जैसे जानकारी अगर चाहते हैं कि उत्पादन के अनुसार या प्रक्रिया के अनुसार या विभाग के अनुसार या किसी क्रिया के अनुसार कोई भी इंफॉर्मेशन हम चाहे तो वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें ओवरऑल इंफॉर्मेशन मिलती है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। और उसी तरह कोई भविष्य का मूल्यांकन भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे जो होती है वित्तीय विवरण की तैयारी की तिथि पर फर्म मतलब जो वित्तीय विवरण तैयारी की तिथि होती है, वो हमें पिछले साल की जो फर्म की वित्तीय स्थिति है उसको बताते हैं। और यहाँ पे जो उपयोगकर्ता होते हैं वो कंपनी के जो शॉर्ट पीरियड है, लॉन्ग पीरियड है, भविष्य के अंदर ज़्यादा अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन उस तरह का कोई उनके लिए सूचना नहीं प्रदान की जाती। और यहाँ पे सिर्फ अनुमान लगाया जाता है, सॉरी अनुमान। कभी-कभी लेखांकन में अनुमान की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि सटीक मात्रा स्थापित करना संभव नहीं है। लेकिन ये जो अनुमान लगाए जाते हैं वो अकाउंटेंट के व्यक्तिगत निर्णय पे ही निर्भर होते हैं, कोई साइंटिफिक नहीं होते। ये अनुमान जो होते हैं अंततः व्यक्तिपूर्वक प्रकृति के होते हैं। तो ये मूल रूप से भविष्य की घटनाओं के बारे में एक व्यक्ति का अनुमान है कि यहाँ पे जो हम अनुमान लगाते हैं वो साइंटिफिक नहीं होते। जैसे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट लगाते हैं या डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, वो हम सब्जेक्टिव मेथड जो होते हैं अकाउंटेंट जो व्यक्तिगत पूर्व प्रकृति के हिसाब से लगाते हैं। और लेखांकन जो है मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है तो इसके अंदर एरर और फ्रॉड होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कोई भी जो फ्रॉड होता है उसको छुपाने के लिए खातों में संबंधित हेराफेरी हो सकती है, क्योंकि धोखाधड़ी जानबूझ के की जाती है तो इसलिए इसका पता लगाना भी बहुत कठिन होता है। इसके अंदर लागत नियंत्रण भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्रक्रिया मुताबिक नहीं मिलती। लागत से संबंधित रिकॉर्ड जो होता है इतनी अवधि के बाद ही उपलब्ध होता है, तो इसलिए लागत को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसी तरह जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं उसके बारे में एक मत का भी अभाव होता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समितियों के प्रयासों के बावजूद भी लेखांकन सिद्धांतों पर एक मत नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिव डिसीजन के ऊपर जो होते हैं, तो जिसलिए क्या होता है कि एक मत का अभाव, तो ये इसकी जो है सीमाएं हैं।